जापान जाने का मौका मिला, मेरे कुल गुरु जो भाइयाँ बैठे हुए हैं उनके साथ में, और वहाँ जाके मैंने देखा कि मीटिंग स्टार्ट होने का टाइम जो होता है समाप्त होने का टाइम होता है, और यदि आप मीटिंग में स्टार्ट में आधा घंटा लेट पहुंचते हैं तो आधा घंटे बाद जो टॉपिक होता है वही स्टार्ट होगा। ये नहीं कि हम शुरू से शुरू करेंगे, पर आज नरवाल जी ने तो शुरू से करके पूरा 2 घंटे में 2.5 घंटे में काम कर लिया अपना एडजस्ट करके, और वहाँ एक अलग प्रथा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आप सब लोगों से सोच रहा था इस चीज़ को जरूर शेयर करूँ कि ऐसे ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, लेकिन पावरफुल क्यों हैं, उसकी कोई खास बात नहीं। वो टाइम से कोई चीज़ शुरू करते हैं, टाइम से खत्म करते हैं, टाइम पे यदि कोई बस आती है तो एग्जैक्टली उतने बजे उतने मिनट पर उतनी सेकंड पर आएगी, यदि कोई ट्रेन आती है तो टाइम पर आती है। तो ऐसा देश देखने को पहली बार मिला, मैं बहुत अचंभा भी मेरे को हुआ, अच्छा भी लगा, और मैंने सोचा मैं आप सबसे शेयर करूं ये भी एक ऐसा कंट्री बन सकता है हमारा देश। तो ऐसी जो ये शिक्षा नीति जो एनईपी जो 2020 है और जो विधेयक आया उसके माध्यम से इस एनईपी को लागू करने के लिए बढ़ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि 2047 तक विकसित भारत तभी बनेगा जब हम ऐसी ऐसी चीजें अपने देश में करेंगे। एक और चीज मैं बताता हूँ कि जापान एक छोटा सा कंट्री है, इतना साफ है कि कहीं आपको गंदगी मिलेगी नहीं, और ऐसी स्ट्रॉन्ग विल है लोगों की वहां पर कि अगर कोई चीज आपने कहीं कूड़ा करकट हो गया तो अपनी जेब में डाल के घर लेके जाएगा, ये नहीं फेंक देगा उसको। हम चुपके से निकाल के जैसे ही मौका मिलता है उसको फेंकते हैं। वहाँ कोई डस्टबिन ही नजर नहीं आता था पूरे देश में। मैंने शायद कोई रेस्टोरेंट में डस्टबिन जरूर होते होंगे, अदरवाइज मैंने कहीं सड़क पे कहीं आसपास गलियों में कोई डस्टबिन नहीं देखा। तो ऐसी चीजें उस देश में है, तभी शायद वो ग्रेट कंट्री बना, तभी इतनी बड़ी इकोनॉमी बना। हम तो बहुत बड़ा कंट्री है, और अगर बड़े कंट्री में अगर सारी चीजें ऐसी ऐसी हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि विश्व गुरु क्या, हम तो पता नहीं कौन से गुरु बन जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं हमारे शिक्षण मंडल के जो यहाँ पर कार्यकर्ता बंधु बैठे हुए हैं जिन्होंने यहाँ का कार्यक्रम आयोजन किया, और हमारे यहाँ के कुलगुरु महोदय डॉक्टर बत्सीराम बिश्नोई जी, उनका धन्यवाद करता हूँ। इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, इतना बढ़िया किया, और उसमें सारे बिंदु बड़े ध्यान से उन्होंने लिए। अभी कर्णपाल जी ने तो क्वेश्चन बैंक भी बना लिया कि कहीं सवाल ना पूछ पाए हमारे सारे लोग, इन्होंने खुद ने तैयारी कर रखी थी बहुत बढ़िया ढंग से। तो मुझे लगता है कि सारे के सारे बिंदु जो इस विधेयक के जो हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज डिस्कस हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है मेरा बोलना। लेकिन सुबह के जब सत्र में मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ पटरी से बात इधर उधर हो गई है, पर अभी लगा इस सत्र में कि बात सही चल रही है, सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो मेन मकसद तो यही है कि जो ये बिल है, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको इम्प्लीमेंट करना, और जो 2020 की शिक्षा नीति थी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तो हमने, या उसको चर्चा में तो लगभग कई हजार हमने डिस्कशन किए पूरे देश में। मेरे को लगता है इतना बड़ा डिस्कशन किसी भी शिक्षा प्रणाली को लागू करने से पहले नहीं हुआ होगा जितना इस प्रणाली के ऊपर हम डिस्कशन किया है कि 2020 में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, कैसे सही करें, और उसको फाइनल स्वरूप एक ऐसा मिला कि उस शिक्षा नीति के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे देश का जो नागरिक है, हर एक नागरिक एक ऐसा नागरिक बने जो एक विकसित भारत के लिए हम चाहते हैं, ऐसा उसका कैरेक्टर हो कि नेशन फर्स्ट की फीलिंग उसमें हो। हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अभी क्लास में नहीं आते हैं, बात कर रहे थे, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म करना पड़ेगा कि हमारे स्टूडेंट जो भटक गए हैं उनको क्लासरूम में लाना पड़ेगा। धक्के से जबरदस्ती तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई तरीका हमें सोचना पड़ेगा, सरकार भी नहीं कर सकती। एज ए टीचर ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई स्टूडेंट्स को एडमिशन लिया है तो दे शुड कम टू द क्लास। अब कई रीजन है, कई बच्चों के पास में नौकरी की प्रॉब्लम आ जाती है कि पढ़ना क्या है, ये तो क्लास लेके डिग्री ले लो, नौकरी तो मिलनी नहीं है। पर अगर हम इंश्योर करें कि यदि वो पढ़ लिख के नौकरी मिलेगी, पढ़ लिख के वो कहीं ना कहीं जाएगा, यूजफुल जगह जाएगा, तो आई एम श्योर वो स्टूडेंट्स आपकी क्लास में जरूर आएंगे। तो ऐसा ही प्रयोग हमने अपने स्किल विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी जो हमारी पलवल में है, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, उसमें किया है कि वहाँ के जो कोर्सेज हैं हमने ज्यादातर ड्यूअल मॉडल में चलाए हैं। ड्यूअल मॉडल का मतलब है कि आधे टाइम बच्चा हमारा क्लास में पढ़ता है और आधे टाइम बच्चा इंडस्ट्री में काम करता है। जो भी कोर्स हम चलाते हैं वहां पर उसका पहले इंडस्ट्री पार्टनर ढूंढते हैं, इंडस्ट्री से बात करते हैं कि भाई ये बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, ये सिलेबस है, और इसको पढ़ाने के बाद क्या आपके यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर इंडस्ट्री कहती है हाँ मैं 30 बच्चे अगर एडमिट करता हूँ तो 15 को नौकरी दूंगा, तो हम उसके साथ में एक एमओयू साइन करके ऐसा कोर्स चलाते हैं। तो इसके फायदे ये हो रहे हैं कि बच्चा क्लास में आने के लिए मजबूर होता है क्योंकि बच्चों को वजीफा मिलता है,
उनको इंटर्नशिप के जो अप्रेंटिसशिप का जो पैसा है वो मिलता है। कई इंडस्ट्री तो 20-20 हजार 25-25 हजार रुपए महीने का वजीफा देते हैं, क्योंकि वो जब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो काम भी करते हैं इंडस्ट्री के लिए, सीखते नहीं खाली, इंडस्ट्री का भी फायदा होता है। तो इस वजह से ऐसे बच्चे जो हैं वो 100% ऑलमोस्ट जॉब की उनकी प्लेसमेंट होती है। तो मैं मानता हूँ ये मुश्किल जॉब है, मुश्किल काम है, क्योंकि मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो एक एनसीआर एरिया में है, जहाँ फरीदाबाद और गुरुग्राम पास में है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन आप लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटी दूर दराज में है उनको थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें आने वाले समय में यदि एनईपी 2020 को ठीक से लागू करना है तो इंडस्ट्री अलाइनमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी करें। उसमें मुश्किल होती है, जैसे कंबोज साहब ने बताया कि इनके तो 4 जो टीचर है वो रिसर्च भी करता है, टीचिंग भी करता है, फिर वो एक्सटेंशन एक्टिविटी में करता है, फिर फार्मर तक जाता है, तो कहीं ना कहीं एक चेन बनी हुई है। ऐसे ही हमें भी जो स्किल यूनिवर्सिटी है उसमें भी करने को मौका ये करना पड़ रहा है, और ऐसे ही शायद आपको भी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। जब तक पब्लिक से साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, समाज के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे अपनी एजुकेशन को, तो हमें वो सक्सेस नहीं मिलने वाली। स्टूडेंट क्लासरूम में भी नहीं आएगा, स्टूडेंट को क्लासरूम में लाने के लिए यही तरीका अपनाना पड़ेगा। उनको लगे कि पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, डिग्री लेने के बाद 100% कहीं ना कहीं मेरे पास में कुछ जगह है जहाँ मैं ला सकता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक और चीज मैं सोच रहा था आपको शेयर करूँ। देखिए, देश हमारा इतना बड़ा है, 150 करोड़ की लगभग जनता है, यहाँ पर पॉपुलेशन है। इतनी पॉपुलेशन के लिए हम हो सकता है कि सरकारी नौकरी का तो इम्पॉसिबल है। इंडस्ट्रीज में भी अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो भी बहुत सारी जॉब नहीं मिल सकती। अब हमें हर तरीके से सोचना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं उनको कहाँ किस तरीके से फिट करें, और फिट करने के कई रास्ते हैं। खाली हमारे देश में ही नहीं, हमें पूरे ग्लोब के लिए अपने सिटीजन बनाना है। मैं तो कहता हूं कि हर बच्चे को ये हिंदी इंग्लिश ये तो सिखाओ, ये तो सीखेगा बच्चा, मजबूरी है, अपने आप ही सीखेगा। लेकिन एक फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाओ, फॉरेन लैंग्वेज जरूरी करो, और ऐसे देश की फॉरेन लैंग्वेज पकड़ो जहां पर बच्चों को रोजगार मिलने में आसानी हो जाए। मैं बताता हूं कि जापान एक ऐसा कंट्री है जो बहुत तेजी से बूढ़ा कंट्री बन रहा है। वो बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे, एक भी बच्चे नहीं है किसी के तो बड़ी तेजी से वहां यंग जनरेशन की रिक्वायरमेंट है, यंग डेमोग्राफी की रिक्वायरमेंट है। और उन्होंने, जब हम उनसे बात कर रहे थे उनके वहां पर जापानी लोगों से, उन्होंने शेयर किया इस चीज को कि हम चाहते हैं कि इंडिया से कुछ लोग, अच्छे लोग हमारे पास आए, क्योंकि चाइना से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जो कि वो नहीं चाहते कि चाइना के लोग जाएं, वो चाहते हैं इंडियंस लोग आए। इंडियंस की वैल्यू अच्छी है, उनकी सिविक सेंस अच्छी है, वो थोड़ा अच्छे कैरेक्टर के लोग हैं। या ये कह लो कि चाइना के साथ उनकी दुश्मनी रही है शुरू से ही, वो इंडिया के साथ उनके अच्छे रिलेशन है, तो इंडिया को प्रेफर करते हैं। तो क्यों ना हम इस तरफ भी बढ़े कि हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ फॉरेन लैंग्वेज सिखा के ऐसे रोजगार में भी मिलने में आसानी हो। कोरिया के साथ शुरू करो, जर्मनी के साथ शुरू करो, इटली में तो पूरा का पूरा कंट्री बूढ़ा हो गया। इटली तो ऐसी जरूरत है, वहां तो जो फार्म मैनेजर, जो खेती करने वाले, मैं कम सब बताऊंगा 50 के करीब मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है। गुरुग्राम से एक एजेंसी ने कहा है कि हम 50 फार्म मैनेजर चाहिए। उनका लेकिन कंडीशन क्या है, उसको इटालियन लैंग्वेज सिखा दो। जो बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है वो डिग्री प्लस इटालियन लैंग्वेज, और उसको तुरंत 2 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसा हमें कल्चर बनाना पड़ेगा, ढूंढनी पड़ेगी हमें कि 100 जॉब यहाँ, 500 जॉब यहाँ, 1000 जॉब यहाँ, और उसके बाद में एक डेटाबेस बना के अपनी स्टेट से, क्यों ना हरियाणा के हर बच्चे को नौकरी मिले, हर बच्चे को रोजगार मिले। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं एक डेटाबेस बना के काम करना पड़ेगा। सारी यूनिवर्सिटीज को खाली हम रेपिटेशन करें वो गलत है। हम सब लोगों को मिलकर बैठना चाहिए, यार हमारे जो नर्सिंग के बच्चे हैं 500 बच्चों की जॉब लगेगी तो 500 पैदा करें, ज्यादा ना करें, और दूसरे सब्जेक्ट में जितने बच्चे जो तो वहां वो करें। तो एक ऐसा माहौल बनाए कि हरियाणा के सारे बच्चे कहीं ना कहीं या तो रोजगार अपना कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से, या बाहर जा रहे हैं, या सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, और उनको स्किलफुल बनाओ बच्चे को, कुछ ना कुछ एडिशनल हुनर जरूर सिखाओ। तब जाके ये एजुकेशन पॉलिसी जो है ना एनईपी 2020, उसमें तो बात ही स्किल की गई है, तभी जाके हम सक्सेसफुल होंगे। बिल तो आता रहेगा, बिल में कमियां हैं वो लिख के दे दो, हो जाएंगी सही, टाइम के साथ साथ और दूर हो जाएंगी। लेकिन ये सच्चाई है कि सरकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमें टीचर यूनिवर्सिटी हमें खुद करना पड़ेगा, सरकार नहीं करेगी। सरकार पैसे दे सकती है और कुछ दिनों में उसका पैसे पैसे भी हमें जनरेट करने पड़े, जिसके लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें करूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरसी कि इतना बढ़िया कार्यक्रम किया। सभी लोगों ने अपने अपने आइडिया दिए, और हमारे कर्मपाल जी ने तो सब कुछ कई दिन से लगे हुए इस काम में। मैं समझता हूँ सब आप लोग, आपके लिए, सबके लिए एक क्लैरिटी होनी चाहिए। माननीय कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार जी का बहुत उत्साहवर्धक
बोर्ड पर हमारा स्तर अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। बहुत विषय वस्तु पे चर्चा हुई है। अब आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आपसे आगे लेता हूं और गीतू जी को माइक हैंड ओवर करता हूं। आप सबका नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।